हेलो जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ जी, आ जाओ। वेलकम 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 टू द सेशन। गर्मी आ गई ऑफिशियली। कह रहे सर की जैकेट उतर गई, गर्मी आ गई ऑफिशियली। ओए होए, क्या बात है ना। कह रहे सर की गर्मी आ गई, तो भैया हमारी भी गर्मी आ गई। सर की जैकेट अब उतर गई है। फाइनली इट्स द समर सीजन, समर सीजन हैज कम, है ना। हाँ बेटा, फाइनली गर्मी भाई इतनी ज्यादा हो रही है, क्या करें। हाँ, चलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, शुभ संध्या, है ना जी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। शाबाश। वेलकम 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 टू द सेशन। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। शाबाश। वेलकम वेलकम वेलकम। आ, सर मैं आरंभ पर सुन रही थी। अच्छा चलो ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र जी, तूफान आ रहा है। ओए होए, तूफान आ रहा है। देख रहे हो तुम कैसी कैसी वार्तालाप कर लेते हैं हमारे छात्र। ये राधे राधे जी। वेलकम जी, वेलकम वेलकम टू द सेशन। आ जाओ बेटा, आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। शाबाश। वेलकम 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 टू द सेशन। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं सारे के सारे हमारे होनहार। जल्दी से मुझे बता दीजिए कैसे हैं सारे के सारे होनहार। चाय पी लो जी, चाय। अरे भाई साहब, चाय वाय नहीं पी रहे हम, है ना। अरे मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी है। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है ना। मैं 10 नंबर का क्वेश्चन में एक एरर प्लीज एक बार बता दीजिए नितिन सर को। चलो आयुष, मैं बोल दूंगा, है ना बेटा, मैं बोल दूंगा। ऑफलाइन सेंटर का क्या माहौल था? बढ़िया माहौल था भाई, एकदम बढ़िया माहौल था। मतलब वहां तो एनर्जी लेवल ही अलग था बच्चों का, है ना। अलग अलग ही लेवल की एनर्जी चल रही थी भैया वहां तो। अलग ही लेवल का एकदम मस्त तरीके से काम चल रहा था, है ना। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ, एकदम बहुत मस्त। वॉइस लो लग रही है बेटा, वो गला खराब है ना, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, गला बहुत खराब है, बट ठीक है। हैव टू वर्क, है ना। काम तो करना है ना। टेस्ट देने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अच्छी बात है बेटा, है ना। चलिए सर, चलते हैं। आज बहुत काम है आज, वो तो बेटा फिक्स है ना। नचिकेता बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, फाइनल भी पढ़ाओगे आप? नहीं बेटा, फाइनल नहीं पढ़ाएंगे हम, इंटरवल ही ठीक है ना। बहुत बच्चे होंगे ऑफलाइन में। हाँ बेटा, अच्छे खासे बच्चे हैं। अराउंड 150 स्टूडेंट्स का तो इंटर का ही बैच है ना। 150 का तो इंटर का ही बैच है ना। कल क्लास, कल अब तो बेटा वैसे ही चलेगा ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11:30, है ना। अब सर आप मतलब ऑफलाइन जाओगे और वापस आके ऑनलाइन लोगे क्लास? हाँ बेटा, यही होगा। हाँ, है ना। मे भी डांटते हो क्या? हाँ बिल्कुल डांटेंगे बेटा। कोई नालायक वाली हरकतें करेगा तो वो डांट खाएगा, नालायक, है ना। चलो। अरे सर, फाइनल भी स्टार्ट कर देना, हम कहाँ जाएंगे। नहीं बेटा, आप चले जाओगे, बढ़िया ही हो जाएगा, है ना। चलो। सर मेरा फ्रेंड नया बैच वाला बोल रहा है सर, ब्रेक नहीं दे रहे हैं। तो उसको बोल, हमें ही नहीं आज तक दिया तो तुम्हें कहां से देंगे, है ना। हमें ही आज तक नहीं दिया तो तुम्हें कहां से देंगे। चलिए बेटा, अब हम पढ़ाई को शुरू करें। चलो, आ जाओ बेटा। देखो, अब मेरे ख्याल से तो अब हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब हमारा जो सिलेबस है नॉर्मली चलेगा। तो मैंने आपको बोला था लगभग 28 फरवरी तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो 7 8 क्लास और लगेंगी, और हमारा बेटा एसएम सारा का सारा वाइंड अप कर देंगे हम, ठीक है। चलो, और अब हम आपके साथ जल्दी से चलते हैं फटाफट से, है ना। जल्दी से चलते हैं बेटा आगे। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ कुछ कुछ चीजें पढ़ना स्टार्ट करा था। एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा, जिसमें हमने आपके पास, है ना, हमने आपके पास बेटा क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। सर कुछ दिनों बाद सर ऑफलाइन वाले की एनर्जी के कम हो जाएगी। अरे वो तो चलो जो होगा, चलो ठीक है। अब इधर आ जाओ बेटा, चलो अब लेट्स कॉन्सेंट्रेट बैक, लेट्स कॉन्सेंट्रेट बैक, ठीक है बेटा। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एज अ एजुकेटर मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा ये होती है कि आपको सारी चीजें समय अनुसार कंप्लीट करवाई जाए।
तो उसके लिए जो एफर्ट लगेंगे वो तो हम लगाएंगे ही, उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, है ना। तो उसको तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। तो हमारे लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। एज अ फैकल्टी, एज अ एजुकेटर, माई रोल इज कि मैं आपको जो बेस्ट कंटेंट आपके लेवल पर चाहिए उतना दे पाए। आदर्श कह रहा है कोर्स लेट हो गया है। बेटा आदर्श मुझे एक बात बता, तेरे को किसने बोला था कि कोर्स लेट हो गया है? आप अपने मन से कैसे ये सोच लेते हो कोर्स लेट हो गया है? बेटा आपको पहले ही बोला था फरवरी के एंड तक आपका कोर्स होगा, और मैं अभी भी वही बोल रहा हूं फरवरी के एंड तक होगा। तो भाई अब आप कहो नहीं मेरे को तो पहले करना था, तो बेटा वो तो अब देखो हो नहीं है ना। तो आप जबरदस्ती ऐसे ना अफवाह मत उड़ाओ और अपने आप को परेशान मत करो कि भाई नहीं मेरा तो कोर्स लेट हो गया, मेरा तो कोर्स लेट हो गया, मैं तो अब नहीं, मेरे तो पास ही नहीं होना, मैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेटा ऐसे करके कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू प्रैक्टिकली थिंक अबाउट द थिंग्स। मैंने आपको कल भी यही बात समझाई थी। आपने अकाउंट्स में इतना टाइम लगाया, टैक्स में इतना टाइम लगाया, सबने आपको एकदम बेस्ट कंटेंट के ऊपर काम करके दिया। अब आप उसके बाद भी कहते हो नहीं जी मुझे तो ना क्या करना है, मुझे आप सारा पढ़ाओ भी, सारी चीजें भी करवाओ, अच्छा भी पढ़ाओ और जल्दी भी पढ़ाओ, और मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं होमवर्क नहीं करके आऊंगा, मेरी बात मत करो, आप अपनी बात करो। तो भाई ऐसे मत करो ना भाई, ऐसे करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगी। आई होप पहले बात समझ में आई। कल यही बात हमने धीरज को भी समझाई थी, है ना। तो भाई देखो कोर्स कंप्लीट करवाना अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो मैं आज बोल देता हूं जाओ कोर्स खत्म, क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको क्या पता चलेगा बेटा मैंने जो कंटेंट पढ़ाना था उतना पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आपको पता भी नहीं चलना। तो क्योंकि हम सारे पीडब्ल्यू पर एक ईमानदारी का काम करते हैं, हम वो गड़बड़ वाला काम नहीं करेंगे कि फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया जा बेटा तेरा कोर्स खत्म हो गया, जा जा बेटा जा जा हो गया कोर्स खत्म, पढ़ ले अब अपने आप। ऐसे नहीं होता। तो हम आराम से सब कुछ एक एक चीज डिटेल में ही करवाएंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा देर लग रही है, कोई बात नहीं है बेटा, आप जितना कर रहे हैं उतना कर लो, है ना। बाकी मैंने तो अपना पूरा काम करवाना ही है ना। मैंने तो अपना पूरा काम करवाना ही है ना। चलिए आते हैं बेटा अब आगे, चलिए चलते हैं बेटा फटाफट से सॉरी आगे के टॉपिक की तरफ, ठीक है। यार आई नो ये मेरी जो खांसी है वो आपके लिए भी बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर होती होगी। आई नो वो आपको भी ना ऑडियंस को एज अ सुनने में इरिटेट होता है, बट आई कांट हेल्प इट आउट। अभी फिलहाल मैं डॉक्टर से भी कराया, सब कुछ कर लिया है ना, सब कुछ कर लिया, मतलब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप एक चैप्टर मटेरियल का बजट कॉस्टिंग के बाद कराने को बोले थे वो। अरे वो एक चैप्टर नहीं है आर्यन बेटा, वो क्वेश्चन है नलायक, वो अब खुद से कर सकता है तू, हाँ है नलायक। चलो आ जाओ, आइए बेटा अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल मैंने आपके साथ बेटा एसएम में क्या क्या पढ़ाया था जल्दी से एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो येस्टरडे वी स्टार्टेड विद द टॉपिक कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। तो हमने बेटा ये पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि भाई कंपनी को अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग चॉइसेस बनानी पड़ेंगी, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर अच्छे से ग्रो कर पाए। अब ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये हमें किसने दी थी? विलियम एफ ग्लुक एंड लॉरेंस और आर जॉश ने हमें दी थी, और इन्होंने प्राइमरीली 4 स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करा था। सबसे पहले इन्होंने बोली थी बेटा स्टेबिलिटी मेंटेन करो, ग्रोथ होगा, रिट्रेंचमेंट होगा, या इनका कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो अब हमने कल सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बात करी थी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कहती है भाई मैं कब अप्लाई होंगी, जब मेरा प्रोडक्ट बेटा पीएलसी के मैच्योरिटी स्टेज पर है। मतलब अब हम एक लेवल पर सब कुछ मेंटेन करके चल रहे हैं, तो अब हमें बस जो चल रहा है उसको मेंटेन करना है, कुछ ज्यादा नया करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी जो अपडेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल करके उनको अपग्रेड करना है। सो दैट शुड बी द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है जी। तो माइनर इंप्रूवमेंट होंगे, कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं करनी है और अपना नॉर्मल तरीके से काम करना है। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, इसमें क्या क्या रीजंस होते हैं ये पढ़े थे। फिर हमने मेन आपके साथ स्टार्ट करा था बेटा ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में आपको बताया था अब कंपनी बेटा उड़ना चाहती है,
कंपनी चाहती है उसके इस प्रोडक्ट के ऊपर पंख लग जाए ताकि वो अपने बिजनेस को लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ा सके, मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सके। अब उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई उसको अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेंगी। अब जो स्ट्रेटेजीज है वो दो प्रकार की हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हमने आपके साथ बेटा एक डायग्राम बनाया था जिससे हमने सारी बात समझी थी। या तो आप इंटरनली चीजों को ग्रो कर सकते हैं या एक्सटर्नली। अगर हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें तो एक था इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास था बेटा डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले इंटेंसिफिकेशन फिर डाइवर्सिफिकेशन, और एक्सटर्नल ग्रोथ तो अलग ही है, उसको अभी हमने पढ़ा भी नहीं था। तो लास्ट टाइम हमने आपके साथ इंटेंसिफिकेशन के अंदर सीखा था मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये तीन वर्ड्स को हमने सीखा था। अब ये तीन वर्ड्स हमारे पास क्या क्या थे बेटा? सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या था कि भाई आप क्या करते हो, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में रहते हो, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में रहते हो, तो यहां पर आप छोटा मोटा मॉडिफिकेशंस करते हो और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही थोड़े नए तरीके से प्रेजेंट करते हो। फिर उसके बाद अगला था बेटा मार्केट डेवलपमेंट। यहां पर आप नई टेरिटरी में जाते हो, नई टेरिटरी मतलब नए कस्टमर्स ढूंढते हो। तो जब आप नए कस्टमर्स ढूंढते हो, यू आर मूविंग ऑन टू द डिफरेंट मार्केट, सो दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। अब आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही नया प्रोडक्ट बना के देते हो, सो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट बन जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया था भाई, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब हो गया पीडब्ल्यू का प्रो बैच, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? पीडब्ल्यू का ऑफलाइन सेंटर। और मार्केट डेवलपमेंट का मतलब हो गया अगर पीडब्ल्यू बेटा नेपाल में या दुबई में जाके अपना सेंटर खोल दे, नेपाल या दुबई वाली कंट्री में जाके सेंटर खोल दे, तो वो बन जाएगा उसके लिए मार्केट डेवलपमेंट। पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। या पीडब्ल्यू क्या करे, अब सीए के साथ साथ, अब मान लो उसने क्या करा, सीए तो चल रहा है, सीएस भी चल रहा है, मान लो सीएम में स्टार्ट कर दिया, तो सीएम में स्टार्ट कर दिया, एक नई मार्केट, सब कुछ नया, नए कस्टमर, सो दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। तो पहले अब आपको ये तीनों वर्ड समझ में आ गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भाई एक्सपेंशन या ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कैसे होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या था? अब एक नया प्रोडक्ट और एक नई मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो। आप एक नया प्रोडक्ट लेकर नई मार्केट में एंट्री कर रहे हो, जिसके लिए प्रॉपर डिफरेंट स्किल सेट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसमें पुराने वाला आप एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो, बट आपको सारी चीजें बेटा नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है। अब पहला इसके अंदर आता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या था? इसमें था कि भाई आप जब अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ ये काम करते हो, जब आप अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हो, तो वो आपका बन जाता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। आई होप पहले बात समझ में आ गई। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाले सेगमेंट में ही काम कर रहे हो। आकाश कह रहा है न्यूज लीक हो गई, पीडब्ल्यूसीएम में शुरू कर रहा है, नहीं कर रहा है बेटा, कुछ नहीं कर रहा है, ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए दिया था, ठीक है बेटा। हाँ जी, आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है अंगूठा छाप को रोस्ट कर दो। बेटा जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आप इनको रोस्ट मत करो। आप इनका सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, आप इनसे बात ही मत करो, चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अंगूठा अपने लिए अपने आप को दिखाती है कि देख तेरे को ये भी नहीं आता, देख तूने कल रिवाइज नहीं करा ना, तुझे ये भी याद नहीं है। तो वो एक्चुअली में ना अपने आप को अंगूठा दिखा रहे होते। तो आप परेशान मत हो, आप फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है बेटा। चलिए, तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? ये कहते हैं जब प्रोडक्ट्स आपके समहाउ ड्यूरिंग द टाइम रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स आपके बेटा समहाउ ड्यूरिंग द रिलेटेड है। तो यहां पर हम कहते हैं न्यू बर्न बिजनेस डाइवर्सिफाइड इनटू लिंक्ड एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब या तो ये अपर पार्ट पे जाता है, ये डाउनवर्ड पार्ट पे, यानी कि वर्टिकली बैकवर्ड या वर्टिकली आपका फॉरवर्ड होता है। दो तरीकों से काम होता है। हमने कहा बात तो ठीक है। अब वर्टिकली बैकवर्ड का मतलब है कि आप अपने रॉ मटेरियल या प्रोसेस में कहीं इनपुट में जाकर ले लो। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टायर कंपनी बना लेती है, तो ये क्या बन गया बेटा? वर्टिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। या एक कार कंपनी आगे जाकर बेटा अपने सर्विस सेंटर ओपन कर लेती है कि चलो जी हम सर्विस सेंटर का काम भी करेंगे, ये फॉरवर्ड वाला हो गया, है ना। या एसी वाली कंपनी बेटा अपनी सर्विसेज दे रही है, होम डिलीवरी करवा रही है चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ काम कर रही है, तो ये सब चीजें आपकी फॉरवर्ड में आ जाएंगी। तो ये आपको मैंने बताया था। जैसे Amazon बेसिक्स अपने प्रोडक्ट बना रहा है, तो Amazon ने अपना Amazon बेसिक स्टार्ट कर दिया,
तो अमेजॉन ने जो अपना अमेजॉन बेसिक स्टार्ट करा, उसने अपने रॉ मटेरियल यानी कि वर्टिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे गए। ठीक है, क्लोथिंग कंपनी अब शूज बनाना शुरू कर दे तो ये आपके पास क्या बन जाता है इस तरीके का। तो इसके अंदर बेटा एक बैकवर्ड हो गया जब आप सप्लाई साइड जाते हो, एक फॉरवर्ड हो गया जब आप आगे के काम पर जाते हो। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया था बेटा, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, एक्चुअली में तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, ये तो एक्सटर्नल में जाता है, बट ठीक है, आपको मैंने बोला था बुक में गिवन है भाई। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक या एक से ज्यादा बिजनेसेस को अपने साथ जोड़ रहे हो, मर्ज कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, सो दिस इज टेक्निकली योर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अब आप अपने डाउट पूछ लीजिए जो भी आपके मन में। मैं देख रहा था कुछ कुछ बच्चे बीच में डाउट पूछ रहे थे, बट मैं बीच में था तो मैंने इसलिए जवाब नहीं दिए। चलिए अब आप बच्चे अपने डाउट्स पूछ लीजिए सबसे पहले। हाँ जी बेटा, जल्दी से पूछ लीजिए, तब तक मैं दवाई मुंह में डाल लेता हूं। हाँ जी बेटा, जल्दी से अब अपने आप डाउट्स पूछ लीजिए पहले, अगर आपके कोई डाउट्स है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा चीजों को लेकर। बेटा आपका क्लोथिंग एंड शूज का मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था, ये वाले में था बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये मैंने इंटीग्रेशन में एग्जांपल दिया था, डाइवर्सिफिकेशन में। आपने नया स्टार्ट कर दिया ना एकदम वेंचर, भाई आपका काम क्या था, कपड़े बनाना। अब कपड़े की जगह आप क्या कर रहे हो, आप जूते और बना रहे हो, तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना, नए प्रोडक्ट नई मार्केट में जा रहे हो। सो दैट इज द थिंग, नए प्रोडक्ट और नई मार्केट में जा रहे हो, है ना। चलिए सर, मार्केट पेनिट्रेशन का 6th पॉइंट बता दो। बता देते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, फाइंड न्यू एप्लीकेशन फॉर करंट यूजर। बेटा मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या, आप अपने अपने कस्टमर्स के लिए नई चीज कर रहे हो। मतलब देखो, जैसे हम क्या बोलते हैं, हमने पहले बोला, मान लो लेट सपोज हमने कहा भाई मान लो आपका जो सर्फ है वो कपड़े धोने के काम आ रहा है, ठीक है। अब आपने कहा जी मेरे सर्फ से ना आप घर की टाइलें भी साफ कर सकते हो। मेरा सर्फ ऐसा है जिससे आपके घर की टाइलें भी साफ हो जाएंगी। क्या पहले बेटा बात समझ में आ रही है? मेरा सर्फ ऐसा है जिससे घर की टाइल्स भी साफ हो जाएंगी। आपने अपने प्रोडक्ट का एक नया एप्लीकेशन दे दिया करंट यूजर्स को, भाई आप इससे ये वाला काम भी कर सकते हो। तो यूजर बेस आपका सेम है, बस उसके उपयोग के मल्टीपल चीजें बता दी कि आप इससे ये वाला काम भी कर सकते हो। तो आपके लिए क्या बन गया, न्यू एप्लीकेशन बन गया। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बेटा। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा अब यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर है ना। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी का लास्ट लाइन बता दो। अच्छा, फर्म्स विद मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव चूज, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल ग्रोथ चाहिए। ये कौन करेगा, जिनकी नॉर्मल ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ वाले ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, है ना, क्लियर है। आगे बेटा क्या है सर, जैसे क्लोथिंग वाले ने शूज की इंडस्ट्री में आ गया तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आ सकता है ना? नहीं बेटा, वो हॉरिजॉन्टल थोड़ी होगा, वो तो डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब वो बिल्कुल एक नया सेगमेंट है ना। शूज और क्लोथिंग का कोई ऐसा आप लिंक नहीं कर रहे हो ना, उसको दोनों को आप आपस में लिंक नहीं कर रहे हो। सो दैट इज द थिंग, ठीक है बेटा। मार्केट पेनिट्रेशन का 2nd और 3rd पॉइंट में डिफरेंस बता दो जी। बेटा 2nd पॉइंट में मार्केट शेयर बढ़ाना, प्रोडक्ट का यूजेज बढ़ाना, एक ही तो बात है, वही तो बातें हैं बेटा। अरे ये ग्रीन वाला जो कलर है ना, मैंने इसलिए अलग से लिखा था कि इसकी इंटरप्रिटेशन आप आराम से कर सको, समझ गए। ग्रीन वाला जो है ना वो मैंने इसलिए लिखा था कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन आराम से कर सको। भाई इसका मतलब क्या है, मार्केट में और डीपली जाना। मार्केट में डीपली जाने का मतलब क्या है, आप अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ा दो, उसका यूजेज बढ़ा दो। सब बातें वही तो बात कर रही है कि आपको अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करवाना है, सिंपल। आपको अपने प्रोडक्ट को बेटा क्या यूज करवाना है, ज्यादा यूज करवाना है, सिंपल। सो सारी बातें वहीं पर फोकस कर रही हैं, है ना। चलिए अब हम चलते हैं आपके साथ आगे। सो कल हमने आपके साथ बेटा आपके कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन तक काम कर लिया था। उसके अंदर जो आपके सेग्रीगेशन थे वो सब हमने आपके साथ कर लिए थे। हमने कहा ठीक है, अगला बेटा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है।
कल हमने कौन सा पढ़ा था बेटा, डाइवर्सिफिकेशन। बेटा ग्रीन वाले ना पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, जो ग्रीन वाले पॉइंटर्स है वो पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं चलता हूं बेटा आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं हमारा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या था, सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नया प्रोडक्ट और नई मार्केट, दैट वाज द मेन मीनिंग। अब हमने कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में करा था, आप समहाउ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड बातों में करते हो, है ना, मतलब कहीं ना कहीं अपनी चीजों से लिंक चीजों में आप अपने आप को नए प्रोडक्ट में एक्सपैंड करते हो। जैसे मैंने अमेजोन का बोला, अमेजोन है तो एक वेब पोर्टल कि भाई मेरे पास तो सारे लोग आओ, लिस्ट करो, अपना माल बेचो, सब कुछ करो। जबकि बेटा उसका दूसरा वर्जन क्या हुआ, उसका दूसरा वर्जन ये हुआ कि अमेजोन ने अपने अमेजोन बेसिक्स बना दिया। अमेजोन बेसिक्स बनाने का मतलब क्या है, उसने अपने रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल वाले काम करने शुरू कर दिए, तो उसके लिए पॉइंट हो गया। हमने कहा ठीक है हमने कहा ठीक है, तो वो तो बन गया। अब हम कह रहे हैं अब आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल एक अलग टाइप के टेक्नोलॉजी में जा रहे हो। अब आप बिल्कुल एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी में जा रहे हो। जैसे मान लो एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी कहती है जी कल से मैं तो स्टील बनाऊंगी, या मैं कल तो रबड़ बनाऊंगी, या कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी, लेट सपोज कोई भी ले लो, लेट सपोज टाटा है। कल को टाटा कहते जी हम ना कल से ना पेट्रोल भी बेचना शुरू कर देंगे। तो अब आपके एग्जिस्टिंग से कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा, तो जब कनेक्शन नहीं आ रहा तो आपका क्या बन गया बेटा, ये बन जाता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है बच्चा, तो यहां पर हम क्या कहते हैं, यहां पर हम कहते हैं नो लिंकेज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। आपका प्रोडक्ट में कोई भी लिंक नहीं है, नो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, मार्केट और टेक्नोलॉजी, है ना। कल को बेटा अमेजॉन आए कहेगा मैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना शुरू कर रहा हूं, तो बेटा वो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका इस कैटेगरी में आ गया सबसे पहले, क्लियर है। फिर हम कहते हैं द न्यू बिजनेस और प्रोडक्ट्स आर disjoint from the existing products or service, from the existing products or service in every way। तो ये आपके पास एक और आ गया। हमने कहा ठीक है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो बेटा इसको हम बोलते हैं इट इज टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। भाई यहां पर हम क्या कह रहे हैं, आपका पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन कैसा है बेटा, अनरिलेटेड है। यहां पर बिल्कुल अनरिलेटेड है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई। अनरिलेटेड का मतलब क्या हो गया बेटा, दैट इज अगर आप इसको बोलोगे नो कॉमन थ्रेड, दैट इज नो कॉमन थ्रेड विद द फर्म्स प्रेजेंट पोजीशन। अभी जो हमारी फर्म की प्रेजेंट पोजीशन है बेटा, उससे आपस में इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनका आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब अगर हम यहां पर आपके साथ एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा बताइए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जो हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, अ सीमेंट मैन्युफैक्चरर। भाई एक हमारे पास है सीमेंट मैन्युफैक्चरर, डाइवर्सिफाइज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है बेटा, लेट सपोज स्टील की या रबड़ प्रोडक्ट्स की, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप
पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। क्लियर है पहले तो ये? यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? बोलो जी बोलो। अब पॉइंट ये आता है, पॉइंट बेटा ये आता है कि क्या एक कंपनी को कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? कई बार ऐसा सवाल मन में आता है कि क्या एक कंपनी को कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करना भी चाहिए? शुड अ कंपनी डू दिस? आपको क्या लगता है बताओ जरा, क्या कंपनी को बेटा ऐसा करना चाहिए? जल्दी से बताओ। शुड अ कंपनी डू दिस? तो आंसर इज बेटा यस। देखो, डाइवर्सिफिकेशन करते क्यों है? डाइवर्सिफिकेशन करने के पीछे एक बड़ा, सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा बेटा रीजन ये है कि आपने एक बिजनेस को बनाया, उसको सेटअप कर लिया, अब वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। बट ऐसा तो नहीं है ना ये बिजनेस जो है सदियों तक चलता रहेगा। हो सकता है, हम तो यही मानते हैं सदियों तक चलेगा, बट अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में बहुत सारे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सो उसके लिए आपको नई साइड पॉइंट्स भी स्टार्ट करने पड़ते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही बिजनेस में रहोगे तो क्या होगा? एक समय तो आएगा ना जब उसकी मार्केट को आप सारा केटर कर लोगे, उस मार्केट को पूरा कंज्यूम कर लोगे, वो मार्केट पूरी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर तो आपको दूसरी सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आपका बिजनेस ग्रो होता है तो कंपनीज क्या करती है, साइड बाय साइड दूसरी चीजों में भी दिमाग लगाती हैं, ताकि बेटा अगर कल को फ्यूचर में मान लो एक जगह अगर कोई नुकसान हो गया, एक जगह कोई गड़बड़ हो गई, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो हो। पता चले नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं उसको रिवर्स कैसे करूंगा? तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ये अपने लॉस को बेटा हेज करने के लिए कंपनीज के लिए कई बार ये क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है करना, कि नहीं भाई इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। हाँ जी, क्लियर है बेटा? चलो, अब यहां तक का आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पर। हमने इसके अंदर 3 पॉइंट पढ़े थे डाइवर्सिफिकेशन में। पहला कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट में आपको समझ में आ गया कि एक में रिलेटेड है समहाउ, एक में बेटा बिल्कुल अनरिलेटेड है, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट आता है बेटा इनोवेशन। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है इसके अंदर हमारा इनोवेशन। अब इनोवेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय दिस इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है? कुछ नई चीज करना, कुछ नई चीजों में काम करना। दैट इज हाउ द प्रोडक्ट्स आर, कि आपको आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ नया करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मार्केट शेयर बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अगर आप ये सब नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स नहीं लाओगे, तो बेटा एक टाइम के बाद आपके प्रोडक्ट्स मार्केट से क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। नो वन इज गोइंग टू यूज दोज प्रोडक्ट्स। अभी तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी तो चल रहा है, बट एक लिमिट के बाद आपको हर प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है, इनोवेशन, कुछ अपग्रेडेशन करने ही पड़ते हैं, वरना आप क्या हो जाओगे, बोर। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, आपको क्या लगता है जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे लेज हो गया, अंकल चिप्स हो गए, एंड सो ऑन, जितनी भी कंपनीज हैं, आपको क्या लगता है ये हर थोड़े टाइम बाद एक नया फ्लेवर क्यों लेकर आते हैं? हर थोड़े टाइम बाद ये नया फ्लेवर क्यों लेकर आते हैं? बेटा वो नया फ्लेवर इसलिए लाते हैं कि आपके जीवन में थोड़ा सा तो बदलाव आए। आप एक फ्लेवर को कितनी बार खा लोगे? हम इंसानों का नॉर्मल है ना, हमारा टेस्ट बड्स तो बेटा सेम है। तो अगर हम टेस्ट बड्स की बात करेंगे तो एक फ्लेवर कितनी बार, मैं कहता हूं 100 बार, 200 बार, 300 बार, एक बार तो आएगा ना। अब आप उसके बाद देख के कहोगे नहीं यार ये नहीं खाना, बस होता है ना कई बार, नहीं यार ये नहीं खाना। जैसे अब मम्मी हमारे घर पे रोज क्या करती है, रोज रोज करेले बना दे, रोज आपको करेले बना दे, तो बताओ बेटा क्या होगा? अगर रोज करेले बना देंगे तो आप भी तो एक बार को कहोगे ना यार मैं नहीं खा रहा करेले, है ना, कर देते हो ना आप भी, नहीं यार मैं नहीं खा रहा करेले, है ना। तो जब नहीं खाने करेले तो नहीं खाने, तो मम्मी अब उसमें क्या करे, मान लो अब मम्मी ने क्या करा, इस बार तुम्हें करेले के पकोड़े बना के दे दिए कि ले बेटा नया फ्लेवर बनाया तेरे लिए,
है ना, या तेरे लिए करेले के बेटा चिप्स बना के दे दिए, या कुछ नया इनोवेशन कर दिया, तो तू फटाफट खा जाएगा, फिर तुम फटाफट खा जाओगे। करेला तो वही है, करेला तो बेटा वही है, बट बेटा चीजें बदल जाएंगी। बट चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, बदल जाएंगी। क्या पहले बेटा बात और मैटर समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, पहले बेटा बात और मैटर समझ में आया? हाँ जी बताइए। वो कह रहे जोमेटो से मंगा लूंगा। अब मेरे जोमेटो के लिए भी मम्मी पापा की परमिशन चाहिए अभी तुझे, जोमेटो, हाँ हाँ अभी उसके लिए भी परमिशन चाहिए, वरना जोमेटो के साथ साथ तेरे को ये वाला जोमेटो भी आएगा, है ना, ये वाला जोमेटो भी आएगा, है ना, हाँ इधर से भी जोमेटो एक निकलता हुआ आएगा। चलिए आइए बेटा फटाफट से चलते हैं आगे। तो इनोवेशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इनोवेशन का मतलब अब क्लियर है? हाँ जी बेटा, करेले के पराठे, हाँ चलिए। अब इनोवेशन से मतलब क्या है? तो इट ड्राइव्स, हम यहां पर क्या बोलते हैं बेटा? इट ड्राइव्स, ये क्या करेगा? इट ड्राइव्स अपग्रेडेशन, इट ड्राइव्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। भाई जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनको अपग्रेड करो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोसेस को अपग्रेड कर दो, या फिर बेसिकली ये सब करोगे क्यों? ताकि आपको क्या मिल जाए? लीडिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर, आपके पास बेटा आपका मार्केट का शेयर बढ़ जाए, या फिर आपका बेटा रेवेन्यूज बढ़ जाए, या फिर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। भाई कुछ भी हो, बेसिकली आपका फायदा होना चाहिए, टेक्निकली कहने का सिंपल सा मत है ना, आपका प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा होना चाहिए, आई होप, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, अगर आपने आपसे प्रोडक्ट लिया, आपने कोई वेफर खाया, आपने कहा नहीं यार ये तो बिल्कुल बेकार है, स्वाद ही नहीं आया, तो क्या आप दोबारा से वो प्रोडक्ट कभी करोगे, यूज करोगे? नहीं करोगे। सो दैट इज व्हाट योर सेटिस्फैक्शन शुड बी देयर, ठीक है ना। कहीं ऐसी प्रोडक्ट है वो ऐसे ही रह जाती है जैसे एग्जाम्पल मम्मी की बनाई हुई रोटी जो रोज चाहिए। मेरे मेमन भाई, मेरे को एक बात बता, तू मम्मी की रोटी का बिजनेस करके बैठा है यहां पर। मम्मी की रोटी की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। हम यहां पर बिजनेस बनाने के लिए बैठे हैं। हम कह रहे हैं हम यहां पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम मम्मी की रोटी मार्केट में नहीं बेच रहे हैं। तो मम्मी की रोटी जो होती है वो एक अलग प्यार है, उसका कोई मोल नहीं है। अब समझ में आ गई बात मेरे मेमन भाई? अब ठीक है, ठीक है, चलो आई होप पहले बात समझ में आ गई अब इनोवेशन की, ठीक है। बट मैं आपके लिए बता देता हूं, फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट टेलिंग यू, हर मम्मी भी अपने लेवल पर चीजों को बदलने की कोशिश करती है। मम्मी भी नई नई डिशेस को ट्राई करती हैं। मम्मी भी रोटी के अंदर भी बहुत बार चेंज लाने की कोशिश करती हैं कि चलो इस बार थोड़े नए तरीके से बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ करा जाए, कुछ नई चीज ट्राई करी जाए। तो मम्मी भी इनोवेशन करती हैं, ऑल्दो वो तुम्हें बताकर नहीं करती हैं। कई बार वो बता देती हैं, कई बार वो नहीं बताती हैं। अब पहले मेरे बात दोस्त समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है बेटा? चलो हाँ जी बेटा, आइए अब आते हैं आगे। अब इनोवेशन से मिलेगा क्या? तो इनोवेशन ऑफर्स दी फॉलोइंग, इनोवेशन ऑफर्स दी फॉलोइंग। इनोवेशन से जनरली आपको बेटा ये वाली चीजें मिलने वाली हैं। क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं? सबसे पहले बेटा आपको मिलने वाला है कि आप मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मम्मी, फिर मैं भी मम्मी पे आ गया।
आप मार्केट में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने में आपको मदद मिल सकती है। तो सबसे पहला, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो जो हमारे पास काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। आई होप पहले बेटा पॉइंट बात क्लियर होना चाहिए, ये है ना। अब ये कैसे होता है सर, हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मतलब क्या है? मैंने कहा एक मिनट रुको बेटा, हेडिंग डाल दूं पहले। चलो अब हम इसकी नोटिंग कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या है। देखो एक बिजनेसमैन करता क्या है। बिजनेसमैन, आप शार्क टैंक देखते हो, कुछ भी देखते हो बेटा, वहां पर क्या दिखता है? जो भी मार्केट में एक प्रोडक्ट बन रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि हम चीजों को और आसान बनाना चाहते हैं, जो चीजों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे मार्केट में आजकल क्या काफी समय से एक प्रॉब्लम क्या आती है, रोटी मेकर। रोटी मेकर इज अ सॉल्यूशन कि अगर मेरे को रोटी बनानी है तो जल्दी जल्दी रोटी कैसे बनाऊं, मैं जल्दी जल्दी काम कैसे करूं। तो रोटी के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या बना दिया, रोटी मेकर का कॉन्सेप्ट बना दिया। ये क्या था, सोसाइटी की एक प्रॉब्लम। भाई सब लोग मम्मी के साथ नहीं रह सकते। अब जो लोग मम्मी के साथ नहीं रह सकते तो उन्हें क्या होती है, रोटी में दिक्कत होती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, रोटी मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव। तो भाई एज अ सोसाइटी हम क्या करते हैं, चीजों को क्या करते हैं बेटा, बदलते रहते हैं, चीजों में इनोवेशन लाते रहते हैं ताकि हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, कम कर सके। दूसरा और एग्जांपल देता हूं, आज की डेट में सब लोग किस पर जा रहे हैं, मिलेट्स करो, ये करो। क्या है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है ना, बीमारियां बढ़ रही हैं, उन बीमारियों को हैंडल करना है वो हमारे लिए हो गया। फिर हम रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं कि आप सोलर पावर लगाओ, आप विंड एनर्जी लगाओ, आप ये करो। ये सब क्यों हो रहा है बेटा, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो आपका यही यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले अ बिजनेस स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स का मतलब होता है कि कोशिश करता है, स्ट्राइव्स टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज in existing problems of society, in existing problems of society, and it does so through, अब ये करता कैसे बेटा, through planned innovation in areas of expertise। जो जिस चीज में एक्सपर्टीज हासिल करता है वो उसी चीज में बेटा क्या करता है, वो उसी चीज में और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो कहता है जी देखो, अब जैसे एक मान लो इंजीनियर है ना, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो मशीन रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा कि यार जहां पर कोई भी मशीन रिलेटेड मेरे को मैटर है, जहां पर मैं हेल्प कर सकता हूं वहां पर मैं वो काम करूंगा। हर एक का अपना एक कोर एक्सपर्टीज वाला एरिया होता है। तो जो जहां पर काम कर सकता है वो उस तरीके से बेटा वहां पर अपने आप को ढालता है, अपने आप को बेटा काम करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे लिए बेटा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा कि भाई देखो अब environmental damage is tackled by using renewable sources of energy, like, अब रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज लाइक क्या हो जाएगा बेटा, लाइक सोलर पावर एटसेट्रा। तो आपके पास ये वाला जो मैटर है, ये वाला बेटा यहां पर आ जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं आपके इनोवेशन से ही तो हो रही हैं, बोलो जी बोलो। अब हम कहते हैं ये वाली जो चीजें होती हैं मे बी शुरुआत के समय में महंगी हो, ऐसा नहीं है कि शुरुआत के समय में सब सस्ता होता है। जैसे अगर मैं सोलर पावर की बात करूं तो जब सोलर पावर का कॉन्सेप्ट आया था स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा महंगा था, बट आज की डेट में हमने उसको अफोर्डेबल बना दिया है, हमने उसका मास प्रोडक्शन करा, एक्सपीरियंस करवाया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया, सब चीजों का देखते हुए उसकी जो कॉस्ट है वो टेक्निकली कम हो गई है। तो यानी कि इससे हमें लॉन्ग रन में क्या मिलता है, फायदा मिलता है।
तो हम यहां बोल सकते हैं इट माइट बी कॉस्टली, ये बेटा कॉस्टली हो सकता है इन इंट्रोडक्टरी स्टेज, इन इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज में ये मुश्किल हो सकता है, ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन, बट इन द लॉन्ग रन इट विल only be, it will only have economic and environmental सस्टेनेबिलिटी। भाई फ्यूचर में जाके तो ये आपके लिए फायदा ही करेगा, तो आपको कहीं भी नुकसान नहीं करवाएगा। आई होप पहले बेटा ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है जी। चलो पहला केस हमारा डन हो गया, दूसरे केस पर चलते हैं। दूसरा केस होता है बेटा, ये कहता है भाई हम तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। अब देखो जो चीज बार बार रिपीटेटिव नेचर की होती है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, रिपीटेटिव टास्क काम परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बेटा बात करूं, से फॉर एग्जांपल रिपीटेटिव टास्क का मतलब क्या है। अब आज की डेट में हमने इनोवेशन करा और एमएस एक्सेल बना लिया। अब एमएस एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसको ऑलमोस्ट सारे फाइनेंस प्रोफेशनल यूज करते हैं। इससे चीजें या काम करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। आपके जो रूटीन वाले टास्क है, जो बार बार रेप्लिकेट होते हैं, उनको हम ऑटोमेटेड मोड पर सॉफ्टवेयर के थ्रू डाल देते हैं, जहां पर आपको ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। वो जो रिपीटेटिव टास्क है आपने उनको डाल दिया, यस और नो। तो इससे क्या हो रहा है, जो पर्सन का रिक्वायरमेंट है, जहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिपीटेटिव नेचर वाला काम आपने क्या कर दिया, एक ही बार में काम खत्म कर दिया, उसके बाद बाकी का जो काम है वो तो आपका चल ही रहा है। तो आप कम समय में आप ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। सो दैट इज योर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम यहां पर कहेंगे इनोवेशन लीड्स टू, आपका इनोवेशन बेटा क्या लेके जाएगा, इनोवेशन लीड्स टू सिंप्लीफिकेशन एंड इन मोस्ट केसेस automation of existing task which leads to increase in productivity, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम यहां पर बोलते हैं बेटा एमएस एक्सेल used by finance professionals to simplify and automate their manual task। पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। ऑटोमेशन मतलब ऑटो मोड पे कर देना, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाना। जहां पर ऑटोमेटिक हो जाता है काम बेटा, वो यहां पर आ गया। बोलो जी बोलो। हाँ जी बेटा क्लियर हो गया, यहां तक का पॉइंट पहले बता दीजिए। क्लियर है बेटा यहां तक का इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी का। तीसरा थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास आता है गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको क्या मिल जाती है बेटा इससे, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का हमारे पास क्या मतलब है सर, भाई देखो अगर हम कहते हैं हमारी इनोवेशन हमारे कॉम्पिटिटर से फास्ट है,
अगर हम अपने प्रोडक्ट में अपने कॉम्पिटिटर से जल्दी ही सारी चीजें बदलाव में ले आए या जो इंप्रूवमेंट्स है हम ले आए, तो बताइए हमारे पास हमारे कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेज क्रिएट हो जाएगा? बताओ जल्दी से बताओ। हमारे पास हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे मेरे गोपू बेटा, सब कुछ तो अपलोड करवा दिया है, सब कुछ हो चुका है भाई। तो हर क्लास में आके सिर्फ यही बात क्यों पूछता है? जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, बस तू यही कहेगा मुझे तो नोट्स दे दो, मुझे नोट्स दे दो। अरे भाई कौन से वाले नहीं हुए भाई, सारे नोट्स तो अपलोड हो रखे हैं मेरे गोपू, है ना, मेरा गोपाल। चलो आ जाओ बेटा वापस। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटा फास्टली चीजों को डेवलप कर रहे हैं, हमारा इनोवेशन या हमारा रिसर्च हमारे कॉम्पिटिटर से जल्दी है, स्पीड अप है, तो उस केस में बेटा हमारे पास क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा। वी विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बताइए, सो दैट इज द थिंग, है ना। अरे बेटा सारे हो रखे हैं मेरे गोपाल, सारे हो रखे हैं बेटा, एक बार आप रिफ्रेश करके दोबारा चेक करो। भाई ये सारे आपके जो साथी हैं जो अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, इनमें से एक ने मुझे आज तक नहीं बोला, है ना, मतलब एक बच्चे ने मुझे आज तक नहीं बोला नोट्स के लिए, जो आपने पहली बार बोला है। तो आप मुझे बताइए बेटा, जो बाकी बच्चे हैं क्या उनको भी नोट्स में दिक्कत आ रही है? मेरे गोपू को बताओ जल्दी से, बताओ बेटा मेरे गोपू को, क्या बाकी बच्चों को भी बेटा दिक्कत आ रही है? जल्दी से बताइए। सारे अपलोड है, देखो सब बच्चे बता रहे हैं बेटा। गोपाल आप ना देखने में कुछ गड़बड़ कर रहे होगे बेटा, एक बार चेक कर लो। ऐसा नहीं है मेरे गोपाल कि सिर्फ तेरे साथ दिक्कत होगी मेरा बच्चा, ऐसा भाई किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती, टेंशन मत लो, है ना। चलो आ जाओ बेटा। हाँ, निधि हमसे एक एग्जांपल दे रही है, जैसे उसने एक ज्वेल बॉक्स करके जो आया था अभी आपके क्या नाम है, क्या नाम है, शार्क टैंक में, है ना, उसमें क्या बताया था बेटा? ज्वेल बॉक्स वाले ने होम ग्रोन लैब ग्रोन डायमंड में काम कर रहा है, लैब ग्रोन डायमंड में काम कर रहा है ना। लैब ग्रोन डायमंड में जब काम कर रहा है तो भाई वो अब अभी बाकी सारे कॉम्पिटिटर भी उसमें नहीं है, बाकियों से जल्दी कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा? बेटर कर रहा है, तो उसके पास क्या आ जाएगी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोवाइडेड वो क्या हो जाए बेटा? जल्दी से आगे ग्रो हो जाए लाइफ में, है ना, जल्दी से ग्रो हो जाए, ठीक है ना। सो दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गोपाल भाई एक बार चेक कर लियो बेटा, सब बच्चे कह रहे हैं सारे अपलोडेड है, एक बार चेक कर लियो, मे बी कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, प्लीज आप देख लेना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो आइए बेटा जल्दी से, है ना, जल्दी से चलते हैं। कोई बात नहीं यार, दोस्त है अपना, उसको दिक्कत आ रही है, बता दिया भाई ने, क्या हो गया? ऐसे मजे मत लो यार, ठीक है, हो जाती है भाई, कभी कभी दिक्कत हो जाती है भाई को, क्या हो गया? आपको भी कभी दिक्कत हो सकती है ना, तो इसमें कोई ऐसा वाली बात नहीं है। गोपाल भाई चेक कर लियो, कोई डाउट होगा तो देख लेंगे, ठीक है बेटा। वैसे तो सारे अपलोडेड है सब कुछ। कल एक क्लास का इशू आया था, कल मैंने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पढ़ाया था, तो रात को ही एक बच्चे ने मुझे मैसेज करा कि सर वो ना आपकी ना पुरानी वाली क्लास अपलोड हो गई है, कुछ गड़बड़ हो रखी थी, तो कल ही वो मैंने रिजॉल्व करवा दिया था रात को, है ना। वो मैंने वैभवी बेटा करता हूं, मैं बोलता हूं आज ये वाला काम रह गया, मैं अभी ना क्लास के बाद ही करता हूँ, क्लास के बाद ही टीम को बोलता हूँ, ये मैं रोज भूल जा रहा हूँ बेटा, ये SM FM का ना अलग करवाना, मैं बात करता हूँ बेटा आज ही टीम से, ठीक है। हाँ आजकल मैं बात करके ये भी करवाता हूँ बेटा, ये भी सॉर्ट करवाता हूँ तुम्हारा, ये एक पॉइंट पेंडिंग है, ये मेरे पास पेंडिंग है, मैं भूल गया इसको करवाना, मैं करवाता हूँ बेटा, इसको भी सॉर्ट करवाता हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं बेटा, गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो भाई यहां पर हम कहते हैं दी फास्टर अ बिजनेस इनोवेट्स, जैसे जैसे बेटा हमारा एक बिजनेसमैन फास्टर बेटा इनोवेट्स करेगा, द द फार्दर इट गोज फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स रीच। भाई वो अपने कॉम्पिटिटर्स की रीच से उतना ही दूर चला जाएगा, वो अपने कॉम्पिटिटर्स की रीच से बेटा उतना ही दूर चला जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर उसको टच नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। कॉम्पिटिटर को वहां तक पहुंचने में क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा, और उतनी देर में तो काम ओवर हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नीड्स
लेस मार्केटिंग, आपको इन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग भी क्या करनी पड़ती है, लेस करनी पड़ती है, एज दे एम टू प्रोवाइड, एज दे एम टू प्रोवाइड added satisfaction to customers, added satisfaction to customers, thus creating a competitive advantage, thus creating a competitive advantage। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई यहां तक का? बोलो जी बोलो। पहले यहां तक का बेटा पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो जी बोलो। अब इनोवेशन आपको करता क्या है बेटा? ये हेल्प करेगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, उनको बढ़ा रहे हो, उनको बढ़िया तरीके से बना रहे हो, तो भाई आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट भी रहते हैं, है ना। तो यहां पर हम कहते हैं इनोवेशन, इनोवेशन not only helps to retain the existing customers, but helps acquire new ones with ease। भाई नए वाले भी आपके पास क्या हो जाएंगे, बड़े ही आराम से तसल्ली से आप उन्हें अटेन कर पाओगे। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई यहां तक की? बोलो जी बोलो। हाँ जी बेटा, यहां तक का सारा मैटर अब आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ जी क्लियर है बेटा यहां तक? मेरे हिसाब से यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर आकर बेटा अब हमारा डाइवर्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया। सो यहां पर आकर अब हमने आपके साथ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज जो थी वो कंप्लीट कर ली बेटा। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में दो चीजें पड़ी थी, इंटेंसिफिकेशन मार्केट, जिसके अंदर था मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा था डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या था? कॉन्सेंट्रिक, फिर कॉन्ग्लोमरेट और इनोवेशन। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे बेटा कंप्लीट हो गए हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा विद ईज, EASE, विद ईज। ईज का मतलब आसानी से, ठीक है। तो अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब अब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखकर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देखेंगे। बाहर देखने का मतलब क्या है? अब हम दूसरी कंपनीज के बारे में देखेंगे कि भाई हम दूसरी कंपनीज को कैसे एक्वायर कर लें या उनके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व, जिससे कि सिनर्जी इफेक्ट आए और हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन और पूरा इंडस्ट्री आगे जाके मल्टीपल फोल्ड ग्रो करें। सो दैट इज द नेक्स्ट एरिया वी हैव टू फोकस। ठीक है बेटा? भाई अगर आप इनोवेटिव करते जा रहे हो तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो रहेंगे, प्लस वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा जाएगा कि कंपनी सबका ध्यान रखती है, सब कुछ होता है, तो आपके पास जो नए कस्टमर्स आने हैं वो भी आराम से आ जाएंगे। उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा आपको एफर्ट और मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू अगर आपका प्रोडक्ट रिपीटेटिव नेचर का है उसके पास, है ना। अगर आपका प्रोडक्ट बेटा रिपीटेटिव नेचर का है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। चलिए दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज में क्या होगा। हाँ जी बेटा, नहीं सिनर्जीज बेटा दोनों हो सकते हैं केशव भाई। दो ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल मिलकर भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों मिले, दोनों मिलकर इनकी सिनर्जी 1+1 11 हो गई। तो 1+1 11 होने का मतलब यह कि दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बच्चों का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया दोनों ने मिलकर। तो भाई जितना वो एक एक करके पहले बेड़ा गर्क कर रहे थे, जैसे ही दोनों मिले उससे और बच्चों का ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया, है ना। तो 1+1 मिलकर 11 हो गया वहां पर बेड़ा गर्क करने में। तो भाई सिनर्जी एक्सटर्नल वाली भी होती है, सिर्फ इंटरनल वाली नहीं होती। अब क्लियर है बेटा केशव? हाँ अब तो नहीं भूलेगा एग्जांपल? चलो परफेक्ट।
अब हम यहां पर कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बेटा हमारे पास क्या होती है ना। अब पहले तो इसका मतलब क्या होता है ना। अब इसका मतलब क्या होता है ना। यहां पर हम कहते हैं, यहां पर हम कहेंगे बेटा व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन, या ऐसे लिखते हैं बेटा, इट हैपेंस व्हेन द organization thinks of diversifying by making alliances with external organizations, अब आप बाहर वालों के साथ मिलकर और नए तरीके से काम करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है बेटा, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में काम आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो पार्ट है, एक है हमारा मर्जर एक्विजिशन और दूसरा है बेटा हमारा अलायंस। इसके अंदर बेटा एक हमारे पास है मर्जर एक्विजिशन और दूसरा बेटा हमारे पास है अलायंसेस। तो पहले हम बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन की। तो लीजिए, तो अब हम यहां पर बात करते हैं एक्सपेंशन विद, या एक्सपेंशन थ्रू कर लेते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड हो जाएगा, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। अब देखो ये आप ऑलरेडी अकाउंट्स में वैसे तो पढ़ चुके हो कि मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। इनफैक्ट आप मुझसे बेहतर डिटेल में जानते हो, है ना, आप मुझसे बेहतर डिटेल में जानते हो कि मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर और एक्विजिशन में काम किस तरीके का होता है। बट अब हम यहां पर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे कि मर्जर के वैरायटीज क्या क्या है। आपने प्रैक्टिकली तो सब कुछ समझ लिया है कि अच्छा दो चीजें मिलेंगी तो मर्ज हो गई, या एक ने दूसरे को खरीद लिया तो एक्वायर हो गया, एक्विजिशन हो गया, तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। बट हमारे को थ्योरेटिकली थोड़ा डिटेल में इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो हमारे पास घबराए ना, या न्यूमेरिकल नहीं आएंगे कि अच्छा उसको एक्वायर कर लिया बताओ, मर्ज्ड बैलेंस शीट बना के बताओ, वो सब नहीं आएगा, वो सब हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं पहले तो यहां पर होता क्या है। ठीक है, अब ये हम कहते हैं इट इज अ मीन्स, ये एक तरीका है ऑफ इंस्टेंट एक्सपेंशन। भाई ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप इंस्टेंट एक्सपेंशन कर सकते हो। इंस्टेंट मतलब एकदम से फटाक से, एकदम से फटाक से एक्सपेंशन होता है भाई, एकदम से जल्दी से स्पीड में एक्सपेंशन होता है कि चलो भाई चलो अब हम स्पीड में एक्सपेंशन कर लेते हैं। पहले समझ में आया? चलो भाई चलो अब हम एकदम से स्पीड में एक्सपेंशन करेंगे। स्पीड मतलब अब भैया हमें तो स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे मिलेगी भैया? एक काम करो, मैं बजाय कि अपना सब कुछ करूं, इससे बढ़िया जो ऑलरेडी कंपनी है उसको खरीद लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब ध्यान से सुनना बेटा। वॉलमार्ट इंडिया में आना चाहता था, वॉलमार्ट इंडिया में आना चाह रहा था कि मेरे को तो इंडिया में आके काम करना है ना। अमेजॉन ऑलरेडी आ चुका था, अमेजॉन अपने पैर पसार चुका था। वॉलमार्ट कहता है मुझे भी इंडिया में आना है। इंटरनेशनली वॉलमार्ट और अमेजॉन आपस में बड़े तगड़े वाले कॉम्पिटिटर हैं। अब वॉलमार्ट ने आने के लिए क्या रास्ता चुना? वॉलमार्ट कहता है देखो यार मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं सब कुछ ग्राउंड जीरो से बनाऊं, मैं सब कुछ ग्राउंड जीरो से बनाऊं। उसने कहा छोड़ यार छड्ड परे, मैं क्या करता हूं, मैं इंस्टेंट काम करता हूं। इंस्टेंट काम क्या करा? फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। उन्होंने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया कि फ्लिपकार्ट आप ना अपनी कंपनी हमें बेच दो, हम चलाएंगे अब से फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट केम अंडर द वॉलमार्ट में पूरा का पूरा। तो वॉलमार्ट ने इंडिया में आने का तरीका क्या करा? फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। पहले बेटा बात समझ में आ गई आपको? पहले बेटा बात समझ में आ गई? तो ये क्या बन गया? इंस्टेंट तरीका बन गया बेटा। इट इज अ इंस्टेंट तरीका, बजाय कि मैं सब कुछ ग्राउंड जीरो से सेटअप करूं, बजाय मैं सब कुछ ग्राउंड जीरो से सेटअप करूं, हमने एक इंस्टेंट तरीका निकाल लिया कि चलो यार फटाफट से अपना काम निपट जाएगा। यस और नो, है ना। अब इससे क्या होता है? इससे सर हमारे पास सिनर्जी तो बनेगी ऑब्वियसली।
अब ये सिनर्जी अलग अलग तरीकों से बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपने किसको परचेज करा। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज बेटा फिजिक्स वाला ने और एक साउथ में कंपनी है जाइलम, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू ने जाइलम को ले लिया अपने साथ। अब जाइलम को अपने साथ ले लिया तो बताइए क्या हुआ बेटा। अब पीडब्ल्यू ने इंस्टेंटली अपना साउथ इंडिया में अपना ब्रांडिंग कर ली कोलैबोरेशन टाइप कि भाई चलो हम साउथ इंडिया में जाइलम के साथ मिलकर काम करेंगे, अलायंस टाइप बना लिया। ये क्या बन गया बेटा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ना। नॉर्मली अपन नॉर्थ वाली साइड में, नॉर्थ और इधर वेस्ट वाली साइड जितनी है, हम यहां पर हिंदी में कंफर्टेबल है। साउथ वाला जो बच्चा है वो हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, वो क्या कहता है मुझे तो इंग्लिश वाली क्लास चाहिए। तो ये भी आपके पास आ गया। क्या पहले बेटा बात समझ में आ रही है? पहले बेटा बात समझ में आ रही है। सो दैट इज द सिंपल थिंग भाई। इन सब से ना ये डिपेंड करता है आपने क्या परचेज करा, आपने परचेज क्या करा। देखो वॉलमार्ट का जो मेन बिजनेस है वो ऑफलाइन वाला है, बट इंडिया में उन्होंने फ्लिपकार्ट को परचेज करा, तो फ्लिपकार्ट से उन्हें ऑनलाइन जो सारा काम है उसका, ऑनलाइन वाले सारे काम का बेटा सिनर्जी मिल गया, ऑनलाइन वाले सारे काम का सिनर्जी मिल गया। तो ये आपके लिए क्या बन गया, सिनर्जी इफेक्ट है। तो सिनर्जी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी को परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से, है ना। तो हम यहां कहते हैं सिनर्जी में रिजल्ट, अब ये किस वजह से रिजल्ट हो सकती है, में रिजल्ट फ्रॉम सच बेसिस एज फिजिकल फैसिलिटी। भाई आपको हो सकता है प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी टेक्नोलॉजी वाइज कुछ इंप्रूवमेंट आ गया। देखो का चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ गया, एक्सेट्रा। मैं यहां पर बोलता हूं एंड सो ऑन। तो यहां पर ना डिपेंड करता है आपने क्या सोचकर ये काम करा, क्या सोचकर ये काम करा, उसके हिसाब से काम होता है। ठीक है बेटा। अब मर्जर एक्विजिशन दो वर्ड है, तो सबसे पहले मर्जर क्या होता है बेटा, मर्जर का मतलब हो गया जहां पर दो कंपनी मिलकर आगे बढ़ने की बातें करती हैं, दो कंपनी बराबर स्ट्रेंथ की मिलकर आगे बढ़ने की बात करती है, वो हो गया मर्जर। बट अगर एक वीक कंपनी इज टेकन ओवर बाय अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो क्या बन जाएगा बेटा, एक्विजिशन। एक वीक कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने साथ जोड़ ले, सो दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। बट अगर दो बराबर की कंपनी साथ मिलकर काम करें तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मर्जर। सो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है। तो यहां पर वैसे तो आपको पता है, जस्ट मैं वैसे ही लिखवा रहा हूं। ठीक है। मर्जर इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर, भाई दो या दो से ज्यादा कंपनी भी हो सकती हैं बेटा। अभी बात करेंगे सारे एग्जांपल्स की। कंपनीज कम टुगेदर, ये सब आपस में मिल जाते हैं टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है जी। ताकि ये मिलके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बेटा क्या कर पाए, चला पाए। सो ये आपके पास बन जाता है मर्जर। जबकि एक्विजिशन बेटा, एक्विजिशन आपके पास क्या होगा, व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल all its business operations, it is called acquisition। फिर उस केस में बेटा ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा एक्विजिशन बन जाता है। तो एक्विजिशन में प्राइमरीली क्या होता है बेटा, एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी एक वीकर कंपनी को ओवर पावर कर लेती है। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो वी से इन एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या साउंड कंपनी ओवर पावर्स द वीक वन।
ठीक है जी, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी दूसरे को बेटा क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। ठीक है जी। अब सर ये मर्जर कितनी तरीके के होते हैं, तो बेटा मर्जर में भी वही सारी बातें हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हमने आपके साथ पहले भी करी हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कोजेनेरिक और कॉन्ग्लोमरेट। अब हॉरिजॉन्टल आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, जब सेम लेवल हो गया, सेम इंडस्ट्री में हो गए, है ना। कोजेनेरिक हो गया जब आपका रिलेटेड हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया जब अनरिलेटेड हो गया। तो वही 3-4 बातें अब हम दोबारा आपके साथ पढ़ेंगे। और वर्टिकल बेटा वही हो गया, पीछे जाना या आगे। देखो आपको ना दो चीजों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहले ये सब चीजें हमने पढ़ी थी इंटरनल स्ट्रेंथ के हिसाब से या इंटरनल पार्ट के हिसाब से। अब हम ये सब पढ़ रहे हैं बेटा एक्सटर्नल से। पहले हमारी विद इन एक अपनी कंपनी ही ये सब चीजें कर रही थी कि चलो हम कुछ नया स्टार्ट कर लेते हैं, हम कुछ नया तूफानी करते हैं। बट अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं जी अब हम सेम काम करेंगे, वही बैकवर्ड फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल सब वही होगा। बस फर्क ये है कि भाई अब आपको दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है या उसके साथ मिलकर काम करना है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज द डिफरेंस। अक्षर बेटा भी बात करेंगे मारुति सुजुकी की, डोंट वरी, वो भी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ मर्जर की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मर्जर में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब हॉरिजॉन्टल मर्जर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, फेसबुक व्हाट्सएप वाला, है ना, ये वही वाला हो गया बेटा, मर्जर हो गया, फेसबुक और व्हाट्सएप का आपस में मिल गए, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज्ड नहीं, स्पेलिंग गलत हो गई, रुको, एंगेज्ड इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, सेम इंडस्ट्री के दो लोग आपस में काम कर रहे हैं। फाइनेंशियली साउंड का मतलब होता है बेटा फाइनेंशियली स्ट्रांग, मतलब फाइनेंस वाले टर्म्स में दे आर मच हायर वैल्यूज। ठीक है, मतलब बड़ी कंपनी है यार पैसे में, सीधी भाषा में। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब यहां पर जनरली जो होता है, इट इज अ मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। जैसे अगर मैं आपके साथ बात करूं जी और सोनी, उनका बेटा जो मर्जर होगा वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाएगा, है ना, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। तो जी और सोनी का जो मर्जर है वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में। दो कॉम्पिटिटर आपस में ही एक साथ मिलकर काम करने की बातें कर रहे हैं। अब ये करते क्यों हैं, तो इसके पीछे के रीजन बड़े सिंपल हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव, तो आपको अचीव क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हाँ वीआई वाला वोडाफोन आइडिया इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो सबसे पहले तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, है ना। फिर उसके अलावा आपके प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाएंगे, तो वाइडनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, वाइडनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा वो भी आपके ग्रो कर जाएंगे ज्यादा के ज्यादा। अब जब दो लोग साथ में काम करेंगे तो फाइनेंशियली आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। कंपैरेटिवली बेटा दो चीजें मर्ज हो जाएंगी, अंडर द सेम मैनेजमेंट आ जाएंगी। तो आप जो पहले दो चीजें रखते थे अब आपको एक ही में काम चल जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल का फर्क पड़ेगा। साथ साथ आपका बेटा एफए का इन्वेस्टमेंट फर्क पड़ेगा एंड फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट में भी डिफरेंस आ जाएंगे। तो ये सब आपके फायदे हैं। साथ साथ अब आपको कोई आपस में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना, गेटिंग रिड ऑफ कंपटीशन। आपस में आपका बेटा कंपटीशन ही खत्म हो गया। अब आपको जो लड़ाई करनी है बाकी लोगों से करनी है, एक प्लेयर तो ध्वस्त हो गया एंड सो ऑन। अब देखो वॉर, प्राइस वॉर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सब जो फायदे मिलेंगे, यही सब फायदों की वजह से लोग हॉरिजॉन्टल मर्जर को करते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसा कि एग्जाम्पल बेटा आपके पास आया वोडाफोन प्लस आइडिया, है ना, तो आपके पास तो एक ये लाइव एग्जाम्पल है। अभी जी सोनी वाला हुआ नहीं है तो हम लिख नहीं रहे हैं,
ठीक है, तो ये आपके पास इस कैटेगरी में आ जाएगा वोडाफोन आइडिया वाला। ये आपके पास बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल और डन कॉन्सेप्ट हो गया हॉरिजॉन्टल मर्जर का। हाँ जी क्लियर है बेटा, हॉरिजॉन्टल मर्जर बता दो जी, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्लियर है, जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर है। चलो अब आते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा, अब वर्टिकल में वही है, या तो पीछे चले जाओ रॉ मटेरियल वगैरह पे चले जाओ, या फॉरवर्ड चले जाओ आगे की सर्विसेज में चले जाओ। जैसे अब जी लिमिटेड और डिश टीवी का मर्जर हुआ था। अब जी लिमिटेड क्या है, जी लिमिटेड इज अ सप्लायर फॉर द कंटेंट, डिश टीवी क्या करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। तो जब इन दोनों का मर्जर हुआ था तो क्या हुआ बेटा, अब ये क्या बन गया, वर्टिकल मर्जर बन गया। जी टीवी ने डिश टीवी के साथ आने वाले आगे वाले प्रोसेस के ऊपर काम कर लिया, तो दोनों मिल गए, तो बेटा क्या बन गया, वर्टिकल मर्जर बन गया। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई, अब आपको पहले बात समझ में आ गई वर्टिकल मर्जर कैसे हुआ, बोलो जी, क्लियर हुआ बेटा। हाँ जी, तो अब ये बन गया आपका वर्टिकल मर्जर। तो अगर हम यहां पर आपसे बात करें व्हाट इज वर्टिकल मर्जर, अब ये बैकवर्ड भी हो सकता है ना, ये बैकवर्ड भी हो सकता है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये फॉरवर्ड वाला है, फॉरवर्ड वाला मतलब आपने आगे के लिए काम करा। बैकवर्ड वाला क्या हो सकता है कि भाई आपने अपने इनपुट्स या रॉ मटेरियल वाली साइड पर कुछ काम करा, सो दैट इज द थिंग। हाँ वही बैकवर्ड, बेटा ये वही टॉपिक चल रहा है जो आपको पहले पढ़ाया था, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम चीजें चल रही हैं, बस आपको एक डिफरेंस समझना है। क्या, पहले हम सारी बातें बेटा इंटरनल के लिए कर रहे थे, अब हम सारी बातें बेटा किसके लिए कर रहे हैं, एक्सटर्नल यूनिट्स के लिए कर रहे हैं, बस दैट इज द डिफरेंस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अगर हम यहां पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज अ मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस, it is a merger of two organizations that are operating in same industry at different stages of production or distribution system, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये आपके पास बेटा क्या कहलाएगा हाँ जी बेटा एसबीयू, वहां पे आपके बेसिकली एसबीयू बन जाते हैं, यहां पर आपके बेटा सारे के सारे नई इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है बेटा, अरे करणवीर मेरे प्रभु इतनी देर से चला क्या रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं बेटा। मर्जर और मर्जर में क्या होता है आपको बता दिया, ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, दो लोग पार्टनरशिप में आके काम करते हैं। मर्जर में दो कंपनियां बंद होके एक नई कंपनी टाइप बन जाती है। फिर अलायंसेस अभी पढ़ाया नहीं है, अभी आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, चलो आइए बेटा। हाँ जी, फ्रॉम जी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फॉरवर्ड एंड फ्रॉम डिश टीवी इट इज बैकवर्ड, बिल्कुल ठीक बात है ना। हाँ जी बेटा, डिश टीवी के हिसाब से बैकवर्ड है, जी टीवी के हिसाब से वो फॉरवर्ड है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बेटा, अब इससे होता क्या है, दिस ऑफन लीड्स टू इंक्रीज्ड सिनर्जीज। एक तो बेटा सिनर्जीज आपकी बढ़ जाती हैं विद द मर्जिंग फॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, यहां तक का पॉइंट भी क्लियर हो गया। चल अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम यहां पर कहते हैं अगर तो हम अपने रॉ मटेरियल वाली साइड चल रहे हैं तो बैकवर्ड हो गया, आगे बढ़ रहे हैं तो फॉरवर्ड हो गया, बस वही है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर इट्स सप्लायर और प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल then it leads to backward integration, अब यही बेटा जब आगे के लिए करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, या सिंपल लिख देते बेटा, इफ एन organization decides
to take over its buyer organization or distribution channel then it leads to forward integration. सिनर्जी का मतलब बेटा 1 + 1 11, मतलब दो लोग मिलकर दो से ज्यादा का काम कर पाएंगे, दैट इज बेटा सिनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल जी एंड डिश टीवी, एग्जाम्पल जी एंड डिश टीवी। ठीक है बेटा, अब अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? अगला हमारे पास आता है बेटा इसी के अंदर सी पॉइंट है ना, हाँ, अगला हमारे पास आ जाएगा को जेनेरिक मर्जर। अगला दोस्तों हमारे पास बनेगा को जेनेरिक मर्जर। अब को जेनेरिक मर्जर क्या हो जाएगा बेटा? तो आपको बताया था को जेनेरिक बेटा क्या हो जाएगा, समहाउ रिलेटेड चीजों में चले गए तो बेटा वो क्या बन जाएगा आपका को जेनेरिक। मान लो एक रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है, वो कहती है अब ना हम मिक्सी भी बनाएंगे, मिक्सी होती है ना मिक्सर ग्राइंडर, वो बनाएंगे, या माइक्रोवेव बना देंगे, या किचन अप्लायंसेस में चले गए, तो ये क्या बन गया बेटा को जेनेरिक मर्जर। तो ये चीजें आपकी को जेनेरिक मर्जर वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या हो जाएगा फिर? जब दो अनरिलेटेड है, जैसे एलएनटी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने वोल्टास के साथ मर्जर करा, तो एलएनटी और वोल्टास का मर्जर होकर एक और कंपनी बनी है ना तो वो आपका क्या बन गया? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो ये सब आपके एग्जांपल हो गए बेटा कोजेनेरिक और कॉन्ग्लोमरेट, वही चीजें हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, नथिंग न्यू, बस अब हम यहां पर नोट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आ गया बेटा कोजेनेरिक मर्जर। अब कोजेनेरिक मर्जर बेटा क्या हो जाएगा? इन दिस टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन, two or more merging organization are associated in some way or other related to। अब ये बेटा रिश्ता किससे होगा? रिलेटेड टू द। अब ये किसी भी चीज से हो सकता है, आपका हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस आपस में कॉमन हो, या फिर आपका बेटा बिजनेस का सेगमेंट या बिजनेस का जो मार्केट्स है वो आपस में कॉमन हो, या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कॉमन हो, है ना, और बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, ये किसी भी तरीके से आपकी क्या हो सकती है? कॉमन हो सकती है। देखो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, क्या इंस्टीट्यूट ने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करी है बेटा, लिंकिंग इसकी ठीक नहीं है, पोजीशनिंग ठीक नहीं है, बट अब ठीक है जो हमारे पास है बेटा हमें उसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है बच्चा, पहले ये बात क्लियर कर लेना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इसमें कुछ कुछ एरर्स हैं, बट ठीक है वी हैव टू गो बाय वॉट एवर इज गिवन एज पर द इंस्टीट्यूट बुक। ठीक है बेटा, अगले एडिशन में चेंज होगा तो तब की तब हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है ना। Such merger includes the extension of the product line, or acquiring components that are required in the daily operations, डेली ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल अगर यहां पर लिखना है, अ रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर डाइवर्सिफाई बाय merging with organization manufacturing kitchen appliances। ठीक है दोस्तों,
मेरे ख्याल से इसमें कुछ सच एक्सप्लेनेशन की मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा इसमें कोई एज सच एक्सप्लेनेशन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि सर इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कुछ भी, है ना। ये वो बातें हैं जो हम पहले ही आपके साथ सारी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। हाँ जी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। हाँ जी बेटा, चलिए बताइए जल्दी से, यहां तक पॉइंट हो गया यहां तक। चलिए लास्ट आते हैं इस कैटेगरी में, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, फिर इसके बाद अलायंसेस बचेगा। तो ये बन जाएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, दैट आर अनरिलेटेड to each other. There are no linkages, with respect to customer groups, कस्टमर फंक्शंस, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, बिजनेस प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल आपके पास जैसा कि मैंने बोला था, हमारे पास हो गया बेटा वोल्टास एंड एलएनटी। हाँ जी बेटा, अब मैंने तो यहां तक बता दिया, पहले यहां तक के आप डाउट पूछ लो, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट लेवल लास्ट पॉइंट इसका करवाऊंगा, लास्ट पार्ट फिर आपके साथ करवाऊंगा, दैट इज अलायंसेस का। पहले यहां तक आपके मन में जो डाउट है पूछ लो बेटा। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दो बेटा उसमें? भाई दो ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में कहीं ना कहीं लिंक है, चाहे वो बिजनेस प्रोसेस से लिंक है, प्रोडक्शन से है, मार्केटिंग से है, टेक्नोलॉजी से है। जब दो चीजें लिंक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो कॉन्सेंट्रिक हो गया। यहां पर अगर दो चीजें अनरिलेटेड है तो वो कॉन्ग्लोमरेट हो गया। यही तो आज सिखाया भी था बेटा क्लास में आते ही। हाँ जी बेटा, अब आप बता दीजिए यहां तक आपके मन में, यहां तक अगर कोई पॉइंट है तो आप प्लीज बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए बेटा। एलएनटी बेटा लार्सन एंड टर्बो, ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जबकि वोल्टास आपकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। तो दोनों का मर्जर हुआ था बीच में, इन दोनों ने आपस में मर्ज करके काम करा था, है ना। अनुराग बेटा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में तो इस टाइम चलेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में सुबह। अब देखो बची कितनी क्लास है यार, 7-8 क्लास मुश्किल से बची है, तो आराम से करके खत्म ही करते हैं ना यार, क्या ये रोज रोज का चेंज करे टाइम है। बेटा बेनिफिट तो सिर्फ यही होता है ना, आपने अपना रिस्क लेवल कम कर लिया। फैजल, आपने अपना रिस्क लेवल कम कर लिया। जैसे मैं आपको थोड़ी देर टाइम पहले भी बता रहा था कि कंपनी ये क्यों करती है। कंपनी बेटा इसलिए ही तो करती है ना कि आपका रिस्क लेवल कम हो गया। मान लो कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ आ रही है तो इधर आपने एडजस्ट कर दिया, दैट इज द सिंपल थिंग, है ना। तो इस तरीके से बेटा काम करती है ना। हाँ बेटा, दोनों का मर्जर हुआ था, दोनों का मर्जर हुआ था, कुछ चीजों को लेकर दोनों का मर्जर भी हुआ था, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है ये? कोजेनेरिक का सेकेंड पॉइंट, कोजेनेरिक का सच मर्जर इंक्लूड्स एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा ये तो वही हो गया ना भाई, दो कंपनियां मिलकर, अब देखो दो कंपनी रिलेटेड है, आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, या तो वो नई प्रोडक्ट बना लेंगे, या जो एक एग्जिस्टिंग है उनके अंदर हम क्या कर देंगे, और ज्यादा ग्रो कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो तूफानी करेंगे ना, खाली तो बैठेगी नहीं, तभी तो बेटा आपस में मर्ज कर रही है ना, तभी तो हम मर्ज कर रहे हैं ना, वरना मर्ज करेंगे ही क्यों, वरना हम मर्ज करेंगे ही क्यों। भाई दो चीजें मिलकर सिनर्जी इफेक्ट तो लाएंगे, वो सिनर्जी कहां आएगा वो देखने वाली बात है कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आ रहा है या नई जो कंपनी एक्वायर करी उसमें आ रहा है, कहां आ रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। जैसे आपको पता होगा एक लॉयड करके कंपनी है ना। अब लॉयड करके जो कंपनी थी वो एसी बनाने की कंपनी है, लॉयड एक्चुअली, है ना, LLYOD करके। उसको हेवेल्स कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अब हेवेल्स कंपनी ने बेटा टेक ओवर कर लिया, तो अब हेवेल्स कंपनी को इंस्टेंट क्या मिल गया, मेरे को एसी की मार्केट मिल गई। हेवेल्स कंपनी ऑलरेडी कहीं ना कहीं उस सेगमेंट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में।
बट वो एसी में नहीं थी। उन्होंने जैसे ही लॉयड को एक्वायर करा तो बेटा क्या बन गया, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बन गया, कॉन्सेंट्रिक मर्जर हो गया। ऑल्दो वो मर्जर नहीं था, वो एक्विजिशन था, तो हम उसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक हो गया कि भाई समहाउ रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड द कस्टमर्स एंड समहाउ आपके पास उस तरीके का। बेटा मर्जर एक्विजिशन एक ही वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, यहां पर मर्जर एक्विजिशन इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, तो वो आपका एक कॉन्सेंट्रिक का एग्जांपल बन जाता है, बहुत प्यारा सा, है ना। तो यही चीजें हैं आपके पास जो रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा था क्या एग्जाम में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, एग्जाम में एग्जाम्पल बिल्कुल लिखने भी है, तभी मैं आपको सारे लिखवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है बेटा। चल अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पर, दैट इज अलायंसेस। अब ये अलायंस क्या होता है, देखो बेटा, अलायंस इज बेसिकली अ स्पेशल डील। जैसे आप में से अभी एक बच्चा मारुति सुजुकी के बारे में बात कर रहा था, बेटा मारुति सुजुकी इज अ अलायंस, ओरिजिनली इट वाज अ अलायंस। अलायंस का मतलब हो गया जहां पर दो बिजनेस आकर, दो बड़े बड़े बिजनेस, जो भी दो लोग हैं, अब नॉर्मली ये दो लोग मिलकर काम करते हैं। अब ये लगाया क्यों जाता है सर, आप इसकी जगह जॉइंट वेंचर भी कर सकते हो, आप और भी कुछ कर सकते हो। तो बेटा अलायंस वर्ड हमने इसलिए दिया कि देखो कई बार क्या होता है, कुछ एरियाज के अंदर आपकी एंट्री बैरियर होते हैं कि आप ना इसके बिना काम नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पहले इंश्योरेंस सेक्टर में आपके पास 49% से ज्यादा कोई भी फॉरेन कंपनी आके काम नहीं कर सकती थी। तो कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में करना चाहती है तो उसके लिए 49% की शेयर होल्डिंग अलाउड थी। तो पहले जितनी कंपनियां थी उन्होंने क्या करा, इंडिया में, अब देखो काम तो सबको करना है, तो बाहर की कोई कंपनी आई, उसने इंडिया की एक कंपनी के साथ अलायंस बनाया। कोई भी गवर्नमेंट बैंक लिया, उसके साथ अलायंस बनाया कि भाई देखो 51% आपका, 49% मेरा, काम मैं करूंगा, मेरे हिसाब से चलाना, आपका मैं नाम, ओनरशिप सब कुछ यूज करूंगा। तो ये क्या बन गया बेटा, अलायंस बन गया, क्योंकि वहां पर एंट्री बैरियर है। पहले इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग वाज नॉट अ इजी टास्क, तो उस समय दो लोग मिलकर आए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका मारुति कंपनी बन गई, जिसका नाम मारुति रखा गया, दूसरा सुजुकी जो जापान से आई। इन दोनों ने अलायंस बनाया, काम करे। आपने सुना होगा क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम, आपने क्वालिटी वॉल्स का नाम सुना होगा। तो क्वालिटी वॉल्स अगर आइसक्रीम की बात करूं, ये भी ओरिजिनली अलायंस था। पहले क्वालिटी एक दिल्ली बेस्ड आइसक्रीम कंपनी है, वॉल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों ने मिलकर अलायंस बनाया और क्वालिटी वॉल्स को बड़ा करा कि चलो हम इस बिजनेस में भी फोरे करते हैं, इस बिजनेस के अंदर चलते हैं। तो ये क्या बेटा, ये बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। क्या पहले बेटा बात समझ में आई, इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ऑल्दो अब आज की डेट में तो बहुत ज्यादा लिबर्टी है इन टर्म्स ऑफ, आप मर्जर कर सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। बट हाँ, जब ये रास्ते नहीं होते हैं तब इन सब चीजों से आप काम कर सकते हो। क्या पहले बेटा बात समझ में आई, तब आप इन सब चीजों से काम कर सकते हो। तो ये भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अब एक डाउट क्या आता है कि सुजुकी कंपनी जापान में जब अच्छा काम कर रही है तो इंडिया क्यों आएगी, तो लॉजिकली बेटा इसलिए आएगी, क्या इसलिए आएगी क्योंकि बेटा उसको पता है मेरी वो वाली मार्केट अब एक सेगमेंट पे ना एक मेच्योरिटी पे आ चुका है। अब मुझे अगर और ग्रो करना है तो नया मार्केट तो ढूंढना पड़ेगा, नया मार्केट के लिए मेरे को बैरियर है, हर कोई मेरे को आने नहीं देगा, तो उन बैरियर को हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलो निधि कह रही है सर आपने क्या बोला, मम्मी ने तो आज करेले ही बना दिए, है ना, मेरी मम्मी ने तो करेले ही बना दिए। कोई बात नहीं निधि बेटा, करेले भी अच्छे होते हैं, है ना। हाँ चलो, आप समझ में आ गया पहले अलायंस का मतलब क्या है। तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक बच्चा था जो पहले मुझसे डिफरेंस पूछ रहा था बेटा, अब आपको क्लियर हो गया दोस्त, करणवीर नाम था शायद, मेरे को जो याद आ रहा है बेटा। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा करणवीर। अब वो पूरा पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा आपको करणवीर, ठीक है। चलिए अगर हम यहां पर बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा,
स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप, ये बेटा क्या बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस, सर को बोलो अगली बार मटर पनीर की बात करें। अच्छा चलो, टू और मोर बिजनेस दैट enables each to achieve क्या, certain strategic objectives which neither would be able to achieve on its own। अगर ये अपना अपना काम करते तो ये अचीव नहीं कर पाते, तो इसी वजह से इन दोनों को साथ में आना पड़ा, ताकि बेटा इस साथ में आकर जो अनअचीवेबल चीजें हैं उनको बेटा अचीव कर सके। ठीक है जी। दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स maintain their status as independent and separate entities share the benefits and control over the partnership। ठीक है बच्चा। एंड कंटिन्यू टू मेक contributions to the alliance until it is terminated। हाँ जी बेटा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे फेमस एग्जाम्पल मारुति विद सुजुकी। बट अब मैं बता दूं, अब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बचा नहीं है, क्योंकि द एंटायर कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स नाउ आर ओन्ड बाय सुजुकी। ठीक है बेटा। तो अब ये एक्चुअली में अलायंस बचा नहीं है, पहले के समय इट वॉज अ अलायंस। चलो करणवीर कह रहे क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ जी, स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्लियर हो गया। अब सर इसको करते क्यों है, तो इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं और बस आज की क्लास खत्म फिर। ठीक है, तो यहां पर आकर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आकर बेटा आज का काम कंप्लीट करेंगे, आज की क्लास बस इतनी रखेंगे। अब हम इसके बाद बस इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं बेटा एडवांटेजेस पर। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या हो जाएंगे, इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो मैंने कहा चलिए जरा इसकी बात अब आपसे कर लेते हैं। इसके हमारे पास क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा इसके मेनली 4 फायदे हमारे पास होने वाले हैं, है ना। नमक कम ही अच्छा है, पता नहीं क्या क्या घर की बातें लेकर बैठ गए हैं। अरे पढ़ लो, यहां पर है नमक कम है, आलू करारे हैं, है ना। अभी एक गाना गा देगा आलू बड़े करारे, है ना, आलू बड़े करारे, ऐसे करके बेटा अलग अलग बच्चे अपने अपने गाने गा देंगे। कोई कह रहा है नमक कम है, आलू करारे हैं, कुछ मेरे को मसाला ज्यादा चाहिए। भाई पढ़ लो, है ना। अरे भाई गला बहुत खराब है, बोला नहीं जा रहा। मैं तो ये बस टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में था कि ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो जाए। मैं बस इसलिए आ जाया था कि नहीं यार ये कंप्लीट करना है ना। हाँ जी, चलिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट पर चलें। ऑर्गेनाइजेशनल, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल आपको फायदा कैसे मिलेगा बेटा, तो हम यहां पर बोलते हैं इट हेल्प्स टू लर्न
नेसेसरी स्किल्स। बेटा एज दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करेंगी तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी से बताइए। आप ये कर सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से बेटा क्या कर लेगी, नेसेसरी स्किल्स एक्वायर कर सकती है। जैसे बेटा हमने इंडिया में करा था, हमें गाड़ी बनाना नहीं आता था, तो जब सुजुकी यहां पर आया, बेटा चिराग आपको ना समझना है बेटा, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मर्जर में दोनों कंपनियां हटके एक नई कंपनी बन जाती है, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है, अलायंस। यहां पर दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, वो साथ में मिलकर भी काम कर रहे हैं। सो इट इज लाइक अ पार्टनरशिप, एक नई पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं, एक नया वेंचर शुरू कर दिया। समझ गए अब आप? तो जब दो एग्जिस्टिंग है जो अपना अपना काम कर रहे हैं, साथ में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया कि चलो ये काम मिलके करते हैं, इन दोनों में मेरे को कुछ आता आपको कुछ आता, दोनों मिलके करते हैं, सो दैट इज अलायंस। अब इसका फायदा क्या है, अगर ये दोनों अकेले अकेले काम करते तो ये कभी ना कर पाते, तो तभी ये दोनों मिलकर काम करने के लिए तैयार हुए हैं। बेटा अगर अकेले अकेले कर पाते तो मिलकर आजकल कोई भी काम नहीं करना चाहता, हर कोई कहता है मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। बट ये मजबूरी में मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर हम मिलेंगे नहीं तो हम ये काम कभी कर ही नहीं सकते, और एक बार ये काम कर लिया उसके बाद तो हम अपने आप कर लेंगे। सो दैट इज द सिंपल थिंग कि इट हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन, और साथ साथ बेटा आपको क्या मिल जाता है, एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनसे बेटा सीखने को काफी कुछ मिल जाएगा। बोलो जी बोलो। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आपको कई प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव करवा सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़वा सकते हैं, आपका सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, मार्केट में रेपुटेशन हो जाती है। कई बार होता है ना, एक लो प्लेयर हाई प्लेयर के साथ जाके समझौता कर लेता है कि भाई चलो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, अब लोगों को पता चल गया मेरा भी सब कुछ है। सो यहां पर बेटा ये ज्वाइंट नेचर की कैटेगरी का होता है, ये ज्वाइंट वेंचर की कैटेगरी का यू कैन से। देखो नाम हमने दिया अलायंस कि दो लोग मिलकर आ रहे हैं, अब वो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे या ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, वो तो एक टेक्निकली अकाउंटिंग पार्ट हो गया। बट यहां पर हम कह रहे हैं दो सेपरेट लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे, वो कहीं बंद नहीं हो रहा, ना वो मर्ज हो रहा है। ऐसा भी नहीं है ना भाई मैं भी यही काम करूंगा, तू भी यही काम करेगा और कोई बाहर जाके काम नहीं करेंगे, नहीं, तुम अपना जॉब भी करते रहो, साथ साथ पार्ट टाइम में ये भी चलाते रहो, ये हो रहा है। अब वो चलाओगे कैसे, वो पार्टनरशिप फॉर्म में चलाओगे, जेवी में चलाओगे, जैसे भी चलाना है वैसे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहां पर हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, में हेल्प टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। एक तो बेटा ये ऑप्शन है। दूसरा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, सप्लाई चेन को, एटसेट्रा। भाई बहुत सारी चीजों में ये हेल्प कर सकते हैं। सप्लाई चेन को, ये हो जाएगा बेटा सप्लाई चेन, रेप्यूटेशन इन मार्केट एटसेट्रा। ठीक है जी, तो इन सबसे बेटा टेक्निकली ये वाले फायदे अपन को मिलने वाले हैं। हमने कहा ठीक है साहब, ये भी बात क्लियर हो गई। हाँ जी क्लियर है बेटा। फिर दूसरा हम कहते हैं इकोनॉमिक फायदा आपको क्या मिलने वाला है। ये तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल वाला फायदा हो गया, अब इकोनॉमिक वाला फायदा। तो बेटा आपके पास जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है, स्पेशलाइजेशन का स्किल आ सकता है, आपके पास वैल्यू एडिशन ज्यादा हो सकता है। इन सबसे अल्टीमेटली तो बेटा आप दोनों को ही फायदे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक को ही फायदा मिलेगा इन सब चीजों से। सो देयर कैन बी, बेटा इधर लिख लो, बस लास्ट पॉइंट चल रहे हैं, देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क। तुम बेचारे प्रियांशु की मैगी के पीछे पड़ गए है ना,
बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम across the members of the alliance, members of alliance। ठीक है जी। फिर इसके अलावा यहां पर क्या हो सकता है बेटा, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास आ जाएगा, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास आ जाएगा, एडवांटेज ऑफ को स्पेशलाइजेशन, एडवांटेज ऑफ को स्पेशलाइजेशन, फिर क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन, या इसको छोड़ दो, चलो इतना ही रख दो, है ना, अपना जनरल पॉइंट एटसेट्रा। तो ये आपके पास इकोनॉमिकली फायदे आ गए। तीसरा बेटा आपके पास स्ट्रेटेजिक फायदे आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक फायदे जैसे मैंने आपको एक दो तो अभी एग्जांपल दिए थे, है ना, लीगल एंट्री के बैरियर्स वगैरह हो जाते हैं, वो पॉलिटिकली भी आ जाते हैं। तो ये आपके पास सारे के सारे फायदे आ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं बेटा तीसरे पर। तीसरे के पास स्ट्रेटेजिक फायदे आपके पास आ जाते हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक फायदे क्या क्या हो सकते हैं सर, आइए देखते हैं बेटा। राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर, राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर, दो राइवल्स बेटा आपस में मिलकर एक काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर इंस्टीड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर, कंपीटिंग विद ईच अदर। तो एक दूसरे से लड़ने की बजाय आपस में बेटा काम कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा बेटा, इट इज यूजफुल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटा इधर पढ़ लो, अब बहुत हो गया, अब इधर कर लो बेटा, बस हो गया, बहुत हो गया, आपने बहुत लिख लिया, छोड़ दो अब, है ना। हाँ जी बेटा कर सकते हैं राइवल्स भी ज्वाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम कह रहे हैं कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा, इसमें से एक फायदा मिलेगा, दो मिलेंगे, तीनों मिलेंगे, चारों मिलेंगे, वो तो डिपेंड करेगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो हो सकता है कर ले, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। इट इज यूजफुल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, by the pooling of resources and skills to get access to new technology, or to pursue joint research and development। ठीक है बेटा, लास्ट दिस मे हेल्प विद, हाँ जी बेटा, राइवल मीन्स कॉम्पिटिटर्स, हाँ जी। अरे चुन्नू मुन्नू आए नहीं है, चुन्नू मुन्नू नीचे लड़ मड़ के दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं, वो आवाज आ रही है यहां तक रोने की, है ना, वो यहां तक रोने की आवाज आ रही है मुझे, चुन्नू मुन्नू लड़ रहे हैं दोनों, है ना। हाँ वो ठीक है, उनका वो फिक्स है ना, वो टाइम हो गया ना उनका, हाँ टाइम हो गया बेटा 8:30 का। हाँ चलिए, दिस में हेल्प विद फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, है ना जी। चलिए, फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज and the development of new products and technologies। ठीक है जी। लास्ट बेटा हमारे पास आता है पॉलिटिकल एडवांटेज। पॉलिटिकल बेटा वही हो गया, मेन एंट्री बैरियर जो होता है उन सबको टेकल कर लेता है। जिस इंडस्ट्री में बेटा पॉलिटिकली मतलब कोई लीगल बैरियर लगा हुआ है कि यार इसमें ना अलाउड नहीं करेंगे, इसमें हम दिक्कत करेंगे, उन सबको ये ओवरकम कर लेता है ना। तो यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स टू गेन एंट्री, इट हेल्प्स टू गेन एंट्री इनटू अ फॉरेन मार्केट, इनटू अ फॉरेन मार्केट। मैंने आपको इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जांपल दिया था बेटा, यहां पर आइदर
आइदर बिकॉज ऑफ लोकल प्रिजुडाइसेस, मतलब जो लोकल वहां पे लोग हैं वो फॉरेन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर और लीगल बैरियर्स टू एंट्री, लीगल बैरियर्स टू एंट्री। तो ये आपके पास पॉलिटिकल वाले फैक्टर्स आ गए। इट मे ऑल्सो हेल्प टू इंप्रूव योर ओन इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन। ठीक है बच्चा, चलो यहां तक पहले क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं एंड देन दिस टॉपिक विल गेट ओवर। तो लास्ट पॉइंट इज, सर क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी होती है स्ट्रेटेजिक अलायंस के? आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस टू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस? तो आंसर इज यस। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। बस काम खत्म आज का, बाकी का काम कल करेंगे। ठीक है, बाकी का काम कल करेंगे हम। चलिए, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, भाई क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं बेटा हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस के? तो सबसे पहले बेटा देखो, दो लोगों ने मिलकर आपस के रिसोर्सेज और नॉलेज शेयर करने हैं। बताइए क्या ये काम करवाना बहुत आसान होगा? बताइए क्या ये करवाना आसान होगा? तो आंसर इज नो, ये करवाना ही मुश्किल होगा। भाई आप बोल तो दोगे हाँ हाँ हम आपके साथ सारी नॉलेज शेयर करेंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर आपने सारी की सारी बात बता दी, कल को आप दोनों के बीच में नहीं पटी, आप दोनों का बेटा क्या हो गया, एग्रीमेंट ब्रीच हो गया या एग्रीमेंट ब्रेक हो गया, तो आप क्या करोगे? आपने अपना कॉम्पिटिटर सामने खड़ा कर लिया। मान लो आपने आज फॉरेन कंपनी ने लोकल बैंक के साथ इंश्योरेंस का धंधा करा, ठीक है, अब क्या हो गया, कल को दोनों में नहीं पटी, दोनों अलग अलग हो गए। अब उस केस में हमारे इंडियन वाले बैंक को भी समझ में आ गया इंश्योरेंस का धंधा कैसे करते हैं, तो बेटा बताओ, इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर करते नहीं है पहले, चलो कर दी तो अपना कॉम्पिटिटर खड़ा कर लिया। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या बन जाता है, नेगेटिव पॉइंट। जैसे हुआ भी था मारुति और सुजुकी के केस में, तो पहले मारुति और सुजुकी, मारुति गवर्नमेंट कंपनी हो गई, सुजुकी बाहर की हो गई, तो दोनों सही चल रहे थे। फिर बीच में डिस्टर्बेंसेस इतने हो गए कि लास्ट में बेटा फाइनली ये हुआ कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भैया अच्छा हम यहां से निकल रहे हैं, आप ही ये सारा का सारा संभाल लो। तो सारा कार्यभार बेटा किसके कंधों पर डाल दिया, सुजुकी के कंधों पर डाल दिया, और सुजुकी को ही वो कंपनी दे दी। पहले बेटा बात समझ में आ गई? सो दैट इज द सिंपल थिंग। तो इसका यही मेन डिसएडवांटेज रहता है ना। तो यहां पर हम कहते हैं इट रिक्वायर्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, इट रिक्वायर्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, आप अपने रिसोर्सेस शेयर करोगे, नॉलेज शेयर करोगे, एंड स्किल्स दैट वुड otherwise may not be shared। हाँ जी बेटा हो सकता है ना, बिल्कुल। इसका मतलब अलायंस तो डिसएडवांटेज बेटा जरूरी नहीं है। देखो निधि डिपेंड करता है ना। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला मजबूरी है, एंट्री बैरियर है, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास यही एक रास्ता है एंट्री करने का, तो यही है। जब कल को होगा तब अपना दोबारा धंधा सेटअप कर लेंगे, अपने को तो आता है ना करना। सो दैट इज द मेन थिंग। तो यहां पर जो, इसीलिए क्या बोलते हैं यहां पर एक्चुअली में ना, यहां पर हम ये बोलते हैं कि सारी कभी शेयर ही नहीं होती है, सारी डिटेल छोटी छोटी शेयर ही नहीं होती है। लोग अपने बंदे यहां पे बिठा देते हैं कि भाई साहब यही काम करो, यही काम करो। अब बात समझ में आ गई? तो दैट इज आदर्श बेटा, अभी तो एग्जांपल दिया था आपको इंश्योरेंस सेक्टर का 49% वाला, दैट इज द थिंग, है ना। एग्रीमेंट्स तो आपस में होते हैं कि हाँ हम ये एग्रीमेंट ब्रीच नहीं करेंगे, हम शपथ खाते हैं ये एग्रीमेंट हमारा रहेगा, बट एग्रीमेंट बनते ही टूटने के लिए, है ना। एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड, एग्रीमेंट बेटा बन तो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट,
शपथ लेते हैं हम आपकी बातें किसी को नहीं बताएंगे, है ना, बट सब बता देते हैं। द सीक्रेट्स बट दे आर ओनली एज गुड एज द willingness of parties to abide by the agreement or the court's willingness to enforce them. ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक अलायंस may create potential competition when an ally मतलब alliance becomes an opponent in future when it decides to separate out। लो जी, अबाइड का मतलब बेटा फॉलो करना, उसको रिगरसली इंप्लीमेंट करना। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। अब हमारा ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी कंप्लीट हो गया, तो हमने आपके साथ स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों स्ट्रेटेजी बेटा आपके साथ कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले यहां तक का सारा मामला अब आपका बेटा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे कल वापस से बेटा कितने बजे मिल रहे हैं? वापस से हमारी 6:30 वाले टाइम पर क्लास होगी, तो कल हम वापस से आपसे 6:30 PM पर मिलेंगे और चीजों को आगे लेकर चलेंगे। आप यहां तक का रिवाइज करके आइएगा। सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।